हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल्ड विद्या। मैं हूं डी रंजन। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर 2 को, जिसका नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक है, अम्ल क्षार और लवण से हम लोग इस वीडियो में 15 से 20 क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। चूँकि बिहार बोर्ड 2026 के जो एग्ज़ाम होने वाला है 2027 का, उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को एग्जाम में मदद मिल सके। बिहार बोर्ड की पूर्ण तैयारी यहाँ पे कराई जाती है। सरल भाषा में पूरा अध्याय महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए देखिए, हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, हम लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 10 के रसायन विज्ञान पार्ट 2 अम्ल क्षार एवं लवण है। ठीक है, ये जो लेसन का नाम है अम्ल क्षार एवं लवण, इससे रिलेटेड हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल क्या है, यानी एसिड क्या है, अम्ल क्या है या अम्ल किसे कहते हैं। ठीक है, इसका सिंपल सी परिभाषा है। आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग का आंसर है। पहले क्वेश्चन का आंसर है कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ यानी धन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। यानी सिंपल सी परिभाषा में से है कहें तो वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ बनाता है उसे अम्ल कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए HCl, H2SO4 और NaHNO3, ये सभी क्या है, एक अम्ल हैं। ठीक है, ये उदाहरण के तौर पे एक अम्ल है। ठीक है, आइए नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्षार क्या है, यानी बेस क्या है या किसे कहते हैं। ठीक है, इसकी भी सिंपल सी परिभाषा है कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH- यानी माइनस आयन देते हैं वे क्षार कहलाते हैं। यानी जो H+ आयन देगा वो अम्ल कहलाता है, और जो OH- यानी OH- जो आयन देते हैं उसे क्षार कहते हैं। इसका सिंपल सी परिभाषा उदाहरण जो है, उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि NaOH जो एक है ये एक क्षार है, और KOH है, और CaOH का होल ट्वाइस, ये जो भी हैं सभी के सभी क्षार हैं। आप लोगों को सिंपल सी परिभाषा एक बार देखिएगा, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा में, सरल भाषा में। ठीक है, आइए देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। जो उदासीनी अभिकरण क्रिया होती है वो क्या होती है, तो उसका भी सिंपल सी परिभाषा है कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं, वही जो होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। यानी सिंपल सी परिभाषा में आप लोग समझें तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से जो लवण और जल बनते हैं उसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका समीकरण के रूप में अगर आप लोग देखें तो ऐसा होगा। ठीक है, ये HCl और NaOH का अभिक्रिया जब कराया जाएगा तो NaCl बनेगा और H2O, यानी ये लवण हो गया, ये जल हो गया। ठीक है, ये अम्ल हो गया और ये क्षार हो गया। HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये अम्ल है, NaOH एक क्षार है, और इसे जब अभिक्रिया करा रहे हैं तो NaCl एक लवण बन रहा है और H2O ये जल बन रहा है। ठीक है, तो इसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये बस सिंपल सी परिभाषा है, ध्यान दीजिएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पीएच स्केल जो होता है वो क्या होता है या किसे कहते हैं, या पीएच स्केल से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसका भी सिंपल सी परिभाषा है कि पीएच स्केल क्या है, तो किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता मापने की स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। यानी किसी भी विलयन मतलब द्रव घुला हुआ, जिसे लिक्विड कहते हैं, किसी भी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता मापने की स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, जो मापने का जो स्केल होता है उसे ही पीएच स्केल कहते हैं। इसका जो मान होता है 0 से 14 तक होता है। जो पीएच स्केल का जो मान होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0 से लेकर 14 तक होता है। ये बहुत ही सिंपल सी परिभाषा, ये ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछता है। ठीक है, आइए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल नीले लिटमस पर क्या प्रभाव डालता है। जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव डालता है, तो इसका सिंपल सी परिभाषा, ये एक ऑब्जेक्टिव के रूप में भी ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही VVI क्वेश्चन है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आता है और 2 नंबरीय प्रश्न के रूप में भी आता है। ठीक है,
तो अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, तो लाल कर देता है। ये बात याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हम लोग का। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्षार लाल लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव डालता है। जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव डालता है, तो इसका सिंपल सी परिभाषा है, जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, जो नीला कर देता है, कुछ कौन कर देता है, तो क्षार कर देता है। लाल लिटमस पत्र को जो नीला कर दे उसे क्षार कहते हैं। और ये बात याद रखिएगा, नीला जो कलर करता है वो क्षार जो लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में ही आता है, ये भी बहुत ही VVI क्वेश्चन होने वाला है 2027 के एग्जाम के लिए। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, आइए देखिए 7 नंबर क्वेश्चन को क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दांतों का क्षय किस पीएच से पर शुरू होता है। मतलब कहने का सिंपल सी परिभाषा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि दांतों में क्षय लगना किस पीएच मान से शुरू हो जाता है, यानी पीएच मान कितना होता है तब क्षय लगना शुरू हो जाता है, या दांतों में कीड़े पड़ना या पैरिया होना शुरू हो जाता है। इसका सिंपल सी परिभाषा है कि जब मुख का पीएच मान जो होता है 5.5 से कम हो जाता है तब दांतों में क्षय शुरू हो जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब तक मुंह का पीएच मान 6 होगा तब तक सुरक्षित हैं आप, या 6 से ऊपर होगा तब भी आप ठीक ठाक हैं। लेकिन देखिए 5.5 अगर नीचे आ जाता है, कम हो जाता है, तो दांतों में क्षय लगना शुरू हो जाता है, पैरिया होना शुरू हो जाता है, दांतों पे पीलापन आने लगता है। ठीक है, तो ये बहुत ही VVI क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपच में कौन सी दवा दी जाती है। अपच कहने का मतलब है कोई इंसान जब खाना खाते हैं वो पचता नहीं है तो वो अपच हो जाता है, पचता नहीं है अपच हो जाता है, तो उल्टी यानी कि संभावना हो जाती है। तो अपच में कौन सी दवा दी जाती है, तो एंटासिड दी जाती है। एंटासिड जो दी जाती है उससे खाना को पचा देता है, वो दवा जो होता है खाना को पचा देता है। तो खाना पचाने का कार्य कौन करता है, तो एंटासिड जो एक टॉबलेट होती है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता रहता है। ये 2027 का जो एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड बहुत ही VVI क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में लाए हैं, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बन रहिएगा। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा बोल रहा है, उसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है, तो उसका रासायनिक जो सूत्र होता है NaCO3, यानी NaHCO3, जिसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यानी वॉशिंग जो सोडा होता है, कपड़ा धोने वाला सोडा समझ लीजिए, वॉशिंग सोडा जो होता है उसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है, तो इसका सिंपल सी परिभाषा है कि Na2 × CO3 × 10⁻²। इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये जो होता है ये होता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। सूत्र कहने का मतलब है कि रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 1/2H2O, CaSO4 1/2H2O। जो इसका रासायनिक नाम जो होता है वो कैल्शियम सल्फेट हेमाटाइट होता है, जिसका नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग का। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक जो सूत्र होता है वो CaOCl2 होता है। CaOCl2 जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साक्लोराइड। ये क्या है, तो बेकिंग पाउडर का यानी ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल और धातु की अभिक्रिया से क्या बनता है।
अम्ल और धातु की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो इसका सिंपल सी परिभाषा है कि अम्ल और धातु की अभिक्रिया से लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। जो अम्ल होता है और धातु होती है उससे जब अभिक्रिया हम लोग कराते हैं तो क्या क्या बनती है? तो लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, आइए देखिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल और कार्बोनेट की अभिक्रिया से क्या बनता है, यानी अम्ल और कार्बोनेट की अभिक्रिया से क्या प्राप्त होगा हमें। आइए देखते हैं। इसका सिंपल सी परिभाषा है कि अम्ल और कार्बोनेट की प्रक्रिया से यानी अभिक्रिया से लवण जल और कार्बन हाइड्रोक्साइड गैस बनती है। यानी लवण भी बनेगा, जल भी बनेगा और कार्बन हाइड्रोक्साइड गैस भी प्राप्त होगी। किस किस के अभिक्रिया कराने से? तो अम्ल और कार्बोनेट की अभिक्रिया कराने से। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लवण क्या है। ये लवण क्या है? तो लवण वो है जिसका सिंपल सी परिभाषा है कि लवण अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनने वाले पदार्थ को लवण कहते हैं। यानी अम्ल और क्षार की जो अभिक्रिया कराई जाते हैं तो उसमें क्या प्राप्त होता है? लवण और जल प्राप्त होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार है कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनने वाले पदार्थ को लवण कहते हैं और लवण के साथ साथ जल भी हमें प्राप्त होता है अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।